गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पाठ तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र में मुद्रा संकुचन या अपस्फीति से संबंधित अवधारणा की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत अपस्फीति का अर्थ, उसके कारण, उसके समाज या अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ते हैं वो, और उसको दूर करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं मुद्रा संकुचन का अर्थ क्या है या मुद्रा अपस्फीति किसे कहते हैं। जब किसी देश में किसी विशेष समय पर मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग से कम होती है, तब उसे मुद्रा अपस्फीति या मुद्रा संकुचन कहते हैं। मुद्रा संकुचन मूल्यों में गिरने की वह स्थिति है जो उस समय उत्पन्न होती है जब किसी समाज की मौद्रिक आय की तुलना में वहाँ पर वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन अधिक तेजी से बढ़ता है, जिससे मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ती है या वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य कम हो जाते हैं। प्रोफेसर क्राउथर के शब्दों में मुद्रा संकुचन वह स्थिति है जिसमें मुद्रा का मूल्य बढ़ता है और वस्तुओं का मूल्य घटता है। प्रोफेसर पीगो के अनुसार मुद्रा संकुचन कीमत स्तर में गिरावट की वह अवस्था है जो उस समय उपस्थित होती है जबकि वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन अर्थात मुद्रा की मांग मौद्रिक आय अर्थात मुद्रा की पूर्ति की तुलना में तेजी से बढ़ता, अर्थात उत्पादन जो है वो आय की तुलना में ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। प्रोफेसर पॉल एजिंग के अनुसार मुद्रा अपस्फीति असंतुलन को ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें क्रय शक्ति का संकुचन कीमत स्तर में गिरावट का कारण एवं परिणाम होता है। यहाँ स्फीति की जगह अपस्फीति आएगा, मुद्रा अपस्फीति नहीं अपस्फीति आएगा। अर्थात एजिंग के अनुसार मुद्रा अपस्फीति व असंतुलन को ऐसी स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें क्रय शक्ति का संकुचन कीमत स्तर में गिरावट का कारण एवं परिणाम होता है। अर्थात मुद्रा संकुचन उस स्थिति को कहते हैं जब किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है, वस्तु एवं सेवाओं की कीमतें गिरती है या फिर मुद्रा के मूल्य बढ़ता है, तो उसे हम मुद्रा अपस्फीति की दशा कहते हैं। हम देखते हैं इसके क्या कारण हैं। मुद्रा संकुचन के जो महत्वपूर्ण कारण हैं वो हैं, एक तो मुद्रा की मात्रा में कमी। सरकार द्वारा अपरिवर्तनशील नोटों एवं प्रादिष्ट मुद्रा की जो प्रचलन के कुछ अंशों को बंद कर देती या फिर नए नोटों को जारी भी नहीं करती, देश में मुद्रा संकुचन की स्थिति पैदा हो जाती है। ये भी संभावना है कि यदि मुद्रा की मात्रा यथास्थिर रहे और वस्तु एवं सेवाओं की मात्रा में वृद्धि हो जाए तो देश में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, अर्थात मुद्रा की मात्रा और साख की मात्रा में कमी। इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे बैंक दर को बढ़ा दे, CRR को बढ़ा दे, SLR को बढ़ा दे, तो ये बहुत सारे जो कारण हैं इसके कारण मुद्रा और साख की मात्रा में कमी हो जाती है। दूसरा है बैंक दर में वृद्धि। केंद्रीय बैंक के द्वारा बैंक दर में वृद्धि के परिणाम स्वरूप जब साख महंगा हो जाता है, साख की मात्रा कम हो जाने से कीमतों का गिरना प्रारंभ हो जाता है और अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर है खुले बाजार की क्रियाएं। जब देश में केंद्रीय बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियां बेची जाती है तो अर्थव्यवस्था से जो मुद्रा है वो मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। बैंकों में जमा राशि भी कम हो जाती है, क्योंकि जो सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने के लिए लोग अपनी जो जमा राशि बैंक में है उसको निकाल कर वो इसके लिए भुगतान करते हैं। तो साख निर्माण की शक्ति कम हो जाने से मुद्रा संकुचन हो जाता है। फिर है सरकार की कराधान प्रणाली। सरकार के द्वारा भारी मात्रा में कर लगाने पर सार्वजनिक व्यय के द्वारा इसका प्रयोग भी नहीं करती,
तो देश में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अर्थात सरकार कर से आय तो प्राप्त करती है, लेकिन उस व्यय में कमी कर देती है। सरकारी व्यय में भी कमी हो जाती है और करों से आय भी ज़्यादा लेती है। तो जनता के पास में जो है वो जनता के पास में जो मुद्रा है उसकी मात्रा कम हो जाती है। फिर आता है उत्पादन में वृद्धि। मुद्रा मात्रा में होने वाली वृद्धि के अनुपात में यदि वस्तु एवं सेवाओं की मात्रा में वृद्धि अधिक तेजी से हो तो मुद्रा संकुचन की स्थिति पैदा हो जाती है। आयातों में वृद्धि के साथ आयातों में वृद्धि होने के कारण भी वस्तु एवं सेवाओं की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। इसके साथ ही निजी निवेश में गिरावट होता है, क्योंकि सरकार के द्वारा जो बैंक दर है उसमें वृद्धि कर दी, उसके परिणाम स्वरूप और सरकार के द्वारा करारोपण की मात्रा या अनिवार्य जो ऋण है वो भी अनिवार्य कर दिए जाए, तो इन सब के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। फिर अब हम देखते हैं कि इसके प्रभाव क्या हैं। मुद्रा संकुचन का अर्थव्यवस्था पर जो प्रभाव है वो है कि जितने मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव होते हैं उससे कहीं ज़्यादा भयंकर हानिकारक प्रभाव मुद्रा संकुचन के कारण होता है। मंदी किसी भी अर्थव्यवस्था को एक धक्का देकर पीछे धकेल देती है। जो तीसा की महान मंदी इसका एक जीवंत या ज्वलंत उदाहरण है। इसके प्रभावों को हम निम्न रूप से देख सकते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं उत्पादन में रोजगार पर प्रभाव। मुद्रा संकुचन के कारण कीमतों में निरंतर गिरावट होने के कारण जो व्यवसायी वर्ग है उसमें निराशा की स्थिति का वातावरण पैदा हो जाता है और हानि के कारण वो निवेश और उत्पादन की मात्रा घटाने लगते हैं। रोजगार पर भी विपरीत असर पड़ता है। मजदूरों को कम कर दिया जाता है, जिससे व्यापक स्तर पर बेरोजगारी फैलने लगती है। राष्ट्रीय उत्पादन में कमी के कारण जनता को भी आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। फिर आता है वितरण पर प्रभाव। इसमें हम देखते हैं जो उत्पादन और व्यापारी वर्ग है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। वो है कि वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के कारण उनकी मांग में वृद्धि नहीं होती। लोगों की क्रय शक्ति कम हो जाने से उत्पादकों एवं व्यापारियों के पास में माल का भारी स्टॉक जमा हो जाता है और जिस गति से वस्तु की कीमत में गिरावट होती है उस गति से उत्पादन लागत में कमी नहीं होती। इन कारणों से लाभ की मात्रा कम होती है और उत्पादकों को हानि उठानी पड़ जाती है। फिर आता है निवेश वर्ग पर प्रभाव। मुद्रा संकुचन के कारण जो विभिन्न प्रकार के अंश और प्रतिभूतियों के मूल्य गिरने लगते हैं, इसके कारण व्यवसाय में जो व्यक्ति धन लगाना चाहते हैं या जो धन लगाने वाले व्यक्ति हैं उनको हानि होती है और निवेशकों को भारी हानि का सामना करना पड़ता है। और नीचे मूल्यों के कारण लाभ जो है वो हानि में बदल जाते हैं, प्रतिभूतियों के मूल्य गिर जाते हैं और कभी कभी तो जो निवेश विनियोग करता है उनका दिवाला भी निकल जाता है। फिर आता है हमारे श्रमिकों एवं वेतन भोगियों पर प्रभाव। जब प्रारंभ में कीमत गिरती है तो श्रमिक लाभ की स्थिति में होती, क्योंकि उनकी मजदूरी दरें यथास्थिर रहती। परंतु समय के साथ में उद्योगपति मजदूरी भी घटाने लग जाते हैं और मजदूरों की छटनी भी करने लग जाते हैं और इससे जो कई श्रमिक हैं वो बेकार हो जाते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसके साथ ही जो वेतन भोगियों के लिए भी जो मुद्रा संकुचन की स्थिति है वो हानि की स्थिति उत्पन्न कर देती है, क्योंकि शुरू में तो कीमतें गिरने से उनकी जो चीज़ें हैं वो सस्ती होने लगती है, पर धीरे धीरे उन कुछ कर्मियों को रोजगार से हाथ धोना पड़ता है, अर्थात नौकरियां छूट जाती है।
या फिर उन्हें कम वेतन लेने को बाध्य होना पड़ता है, तो शुरू के जो लाभ हैं वो हानि में बदल जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। फिर है उपभोक्ता वर्ग पर प्रभाव। उपभोक्ता वर्ग दो तरह के, एक तो है निश्चित आय वाले और दूसरे हैं अनिश्चित आय वाले। जो निश्चित आय वाले जो उपभोक्ता हैं वो सीमित व्यय के बदले में अधिक मात्रा में वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग कर पाते हैं, अर्थात उनको लाभ होता है। लेकिन जो अनिश्चित आय वर्ग वाले उपभोक्ता हैं उनको हानि उठानी पड़ जाती है, क्योंकि जो उनकी मौद्रिक आय है वो वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में तेज़ी से गिरती है और कभी कभी तो स्थिति इतनी बेकार हो जाती है कि भूखमरी तक की नौबत आ जाती है। फिर आता है ऋण एवं ऋणदाता वर्ग पर प्रभाव। ऋणदाताओं के लिए जो मुद्रा संकुचन की स्थिति है वो लाभप्रद है, क्योंकि मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है और वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य कम हो जाते हैं। तो जो ऋण में मुद्रा दी गई थी उसकी अपेक्षा अब उन्हें अधिक मूल्य वाली मुद्रा प्राप्त होती है। और दूसरी ओर जो ऋण लेने वाले हैं उनके लिए ये स्थिति हानि की होती है, क्योंकि अब उन्हें अधिक मूल्य वाली जो मुद्रा है उसको चुकाना पड़ता है, या अब क्योंकि मुद्रा का मूल्य बढ़ गया है इसलिए उन्हें अधिक मात्रा में मुद्रा चुकानी पड़ रही है। फिर आता है कृषक वर्ग पर प्रभाव। कृषि वर्ग जो कृषि वस्तुएं हैं, जो कृषि उत्पादन है उसकी कीमतें गिर जाने से किसानों को उत्पादन का मूल्य कम मिलता है, उनकी आय कम हो जाती है और उन्हें कभी कभी तो जीवन निर्वाह के लिए उधार भी लेना पड़ जाता है। उसके साथ ही अधिकांश जो कल कारखाने हैं वो बंद हो जाने से जो उनका द्वारा जो कच्चे माल की पूर्ति की जाती है तो कच्चे माल की मांग और कीमतों में भारी गिरावट आ जाती है। तथा सार्वजनिक ऋणों के भार में वृद्धि। मौद्रिक आय में गिरावट से जो करदाता हैं वो मुद्रा के रूप में कम राशि का भुगतान करना पड़ता है उनको, और मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ जाने के कारण वस्तु एवं सेवाओं के रूप में कर का भार बढ़ जाता है। कृषि पदार्थों के मूल्यों में भी तेजी से गिरावट होने से उनकी मौद्रिक आय कम हो जाती है, जिससे वो अपना जो उधार लिया है वो नहीं चुका पाते। सरकार पर भी जो ऋण अदायगी है उसका भार बढ़ जाता है और वह पुराने ऋणों का भुगतान करने के लिए सरकार पुनः नए ऋण ले लेती है। इस तरह जो भार है वो बढ़ जाता है। फिर है बैंकिंग व्यवसाय चरमरा जाता है, अर्थात अर्थव्यवस्था में मंदी होने के कारण जो व्यावसायिक क्षेत्र है उसमें निराशा का वातावरण उत्पन्न हो जाता है और उससे बैंक का जो व्यापार कार्य है वो ठप हो जाता है। ऋण की मांग भी कम हो जाती है, क्योंकि जिससे निवेश प्रभावित होते हैं। पुराने ऋणों की जो वसूली है वो भी कठिन हो जाती है और जनता बैंकों से अपनी धनराशि निकालने लग जाती है। और कभी कभी तो अनेक जो बैंक हैं, जो बैंक शाखाएं हैं, वो इसके कारण धराशाही हो जाती हैं। फिर आता है विदेशी व्यापार पर प्रभाव। घरेलू कीमत स्तर नीचा हो जाने के कारण निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है और आयात जो है वो हतोत्साहित हो जाते हैं। इसके कारण जो देश का भुगतान संतुलन है वो अनुकूल हो जाता है, क्योंकि जो हमारी स्वदेशी मुद्रा है उसका मूल्य बढ़ जाता है। फिर आता है सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभाव। व्यापक बेरोजगारी और भूखमरी को जन्म देकर मुद्रा संकुचन जो है वो सामाजिक अपराधों को निमंत्रण देती है। मजदूरी में कटौती और उनकी छटनी से जो मालिक और मजदूरों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। इसके साथ ही सरकार के प्रति अविश्वास उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार ये सत्य है कि जो दीर्घकालीन अपस्फीति भी हमारी सामाजिक क्रांति को निमंत्रण दे सकती है, अर्थात जो इसका प्रभाव है अर्थव्यवस्था पर, उत्पादन, आर्थिक विकास, रोजगार, वितरण और आय, इन सब पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सरकार की आय में कमी हो जाती है, सरकारी समस्याएं बढ़ जाती है,
बेकारी, भुखमरी की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अर्थात मूल्यों की वस्तु एवं सेवाओं का मूल्य कम हो जाने से जनता को लाभ तो होता है, किंतु आय के अभाव में उपभोग कैसा? क्योंकि मूल्यों के गिरने के बावजूद भी वह उपभोग नहीं कर पाते। अर्थात समृद्धि के बीच में जो गरीबी का बोलबाला है वो व्याप्त हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इनको दूर करने के, मुद्रा संकुचन को दूर करने के उपाय क्या हैं। मुद्रा संकुचन को दूर करने हेतु हम या सरकार जो है वो नए निर्माण कार्यों से रोजगार एवं आय में वृद्धि कर सकती है। ऋणों की वापसी से जनता और बैंकों में रकम की वृद्धि हो सकती है। आर्थिक सहायता से रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। निर्यातों को प्रोत्साहन देंगे तो जो अतिरिक्त वस्तुएं हैं उनकी मात्रा कम हो जाएगी, या जो ज़्यादा उत्पादन हो गया था वो बेचा जा सकेगा दूसरी जगह, जिससे हमारे यहाँ देश में कीमतों में कमी कम होगी। सरकार के द्वारा जो माल खरीद है उसके मूल्य की स्थिरता सरकार बनाए रख सकती है, क्योंकि जो अधिक उत्पादन हो रहा है उसे सरकार खरीद कर बफर स्टॉक बना सकती है। इसके साथ ही विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देने से नई पूंजी भी बाजार में आएगी। इस प्रकार इन विभिन्न उपायों से हम मुद्रास्फीति की जो मात्रा है, मुद्रा संकुचन के जो प्रभाव हैं अर्थव्यवस्था पर, उनको हम दूर कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसको जो मौद्रिक उपाय है वो सरकार अपना सकती है। मुद्रा की मात्रा में वृद्धि, साख की मात्रा में वृद्धि कर सकती है। राजकोषीय उपाय अर्थात करों में छूट, सार्वजनिक कार्यों पर व्यय में वृद्धि कर सकती है। ऋणों की वापसी, आर्थिक सहायता, मुद्रा का अवमूल्यन और जो खरीद है, जैसा आपको बताया कि उसको प्रोत्साहन देकर भी हम मुद्रा संकुचन के जो प्रभाव हैं उनको कम कर सकते हैं। इसके साथ ही भौतिक उपाय अर्थात जो अतिरिक्त उत्पादन है उसका हम निर्यात कर दें, निर्यातों को प्रोत्साहन दें, आयातों पर प्रतिबंध लगा दें और विदेशी पूंजी को प्रोत्साहन देकर इन सब उपायों का सामूहिक रूप से उपयोग यदि कम समय में प्रभावी सिद्ध हो सकता है और मंदी की स्थिति को नियंत्रण में किया जा सकता है। धन्यवाद।